सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी में मानसून है। आज के क्लास के पूर्व में आपको एक सेट मैंने भेजा था साइंस के रिगार्डिंग, उसको आपने लिख लिया होगा। ना भी लिखा हो तो उसको जरूर लिख लीजिए। अगली क्लास न्यूटन्स लॉ से फिजिक्स में होगी, उसको हम देखेंगे। क्लास को फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। ज्योग्राफी में इसके पहले आपने सिंचाई को पढ़ा, जिसमें 3 प्रकार के सिंचाई परियोजनाओं को आपने देखा। खास करके जो वृहद सिंचाई परियोजना है, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना है, उस कड़ी में राज्यवार जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आप सभी तक पहुंचा दिया था। और आज हम मानसून के टॉपिक पर हैं। अपने अपने नोटबुक में हेडिंग बना लेंगे, भारतीय मानसून। इसी पर हमारी चर्चा शुरू होगी। इंडियन मानसून। सबसे जो पहला बिंदु है वो है कि मानसून है क्या। तो सबसे पहले हिपेलस नाम के एक नाविक ने इस शब्द की खोज की थी, और यह अरबी भाषा के मौसिम शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है परिवर्तित वायु की प्रणाली। इसको हम मानसून कहते हैं। जब हम मैप को विस्तार से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो आई इंटर ट्रॉपिक जोन है, आईटीसीजेड का जो जोन है, उसके 2 लाइंस हैं, जिसको हम लो एयर प्रेशर का क्षेत्र कह सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, पूरी दुनिया में जो हवा चलती है उसका एक ही सिद्धांत है कि कहीं ना कहीं एक जगह क्या होता है, हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। जैसे तेज प्रकाश पड़ जाए या कोई और प्राकृतिक कारक आ जाए, तो जिस स्थान की वायु गर्म हो जाती है तो गर्म चीजों में उठने की प्रवृत्ति होती है। तो जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है गर्म होने से, और हल्की होने से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो जो ठंडे पवन है आसपास, वह उन क्षेत्रों को का स्थान घेरने के लिए दौड़ते हैं। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि पवन चलने लगती है। पवन के चलने का यही सिद्धांत है। दुनिया में एक है ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनों का काम था कि पहले समुद्री मार्ग में जो नाविक जाते थे, तो जैसे मान लीजिए कि एक खास दिशा में हवा चल रही है, तो वो नाव पर एक कपड़े का वो पाल या बेड़ा बनाते थे और उसको धक्का लगता था हवाओं से, तो बिना किसी इंजन के एक निश्चित दिशा में वो जा पाते थे, और वापस भी जब हवाएं लौटती थी तो आ भी पाते थे। जब तक इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक व्यापारिक पवनों ने महासागरों में व्यापारियों को काफी सहूलियत प्रदान की। इसी कारण से उसका नाम भी पड़ा था ट्रेड विंड्स। यदि मैं आपको एक मैप दिखा दूं तो उससे आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि मानसून का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। एक बार हम इसी साल का जो भारतीय मानसून का मैप था उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके समक्ष एक मैप है जो इंडियन मानसून का है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर दिख रहा होगा। इस मैप को यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको ढेर सारी बातें समझ में आएंगी। नीचे हिंद महासागर का एरिया है, ऊपर में हिमालय का क्षेत्र पड़ेगा, इस तरफ राजस्थान का इलाका है, और इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर पश्चिम बंगाल है। जो भारत का मूल नक्शा है वही नक्शा है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आईटीसीजेड की 2 लाइंस हैं। एक तो ऐसे जाती हैं इस तरह से, और एक ऐसे जाती हैं। ये पूरे ग्लोब पर है, ये लाइंस पूरे ग्लोब पर है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको हम बोलते हैं लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन, ध्यान रखेंगे, ये भी लो प्रेशर जोन है। तो जहां पर प्राकृतिक कारणों से कम दबाव बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से और नीचे से जो ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवनें हैं, वो इस स्थान को भरने के लिए दौड़ेगी। अब मानसून का कंसेप्ट क्या है? तो आपने कर्क रेखा के विषय में पढ़ा है।
मान लेते हैं कि ये कर्क रेखा है, 8 राज्यों से गुजरती है, ऐसी जा रही है। मैंने अधिक नीचे बना दिया। ये कर्क रेखा एक बार अंडू करके दोबारा बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये कर्क लाइन है, ऐसे। इसके ऊपर भी लो प्रेशर जोन है, नीचे भी लो प्रेशर जोन है। अब महत्वपूर्ण क्या है उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। नीचे का जो हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, वो समुद्र के बहुत पास है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो हिमालय के पास है। ध्यान रखिएगा इसका। तो होता क्या है, जो समुद्र के पास का इलाका होता है, उस इलाके में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, गर्मी ज्यादा पड़ती है। और जो दूर का इलाका है, यहां शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, यानी शीत भी होता है, उष्ण भी होता है। जैसे अभी आप देखिए, अभी शीत का काल चल रहा है। 6 महीना क्या होता है, शीतकाल होता है, और 6 महीना उष्ण काल होता है। तो यहां पर गर्मी का समय भी आता है, ठंडी का समय भी आता है। लेकिन आप इसी महीने में, इसी नवंबर में आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, जो समुद्र के तट पर है। आप जाकर देखेंगे तो वहां आज जैसा मौसम है, जून में भी लगभग वैसा ही मौसम था। बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है वहां पर। तो समुद्र के पास का जो एरिया है वह है उष्ण कटिबंध में। और यानी हम ये कह सकते हैं कि कर्क रेखा के नीचे का जो एरिया है यह उष्ण कटिबंध में है, और कर्क रेखा के ऊपर का जो एरिया है यह शीतोष्ण कटिबंध में है, शीत प्लस उष्ण में है। अब क्या होता है, एल नीनो प्रभाव से, ITCZ प्रभाव से जून के प्रथम सप्ताह में इस तट से हवा आनी शुरू होती है। और इन हवाओं की दिशा आप देखिएगा, आपको दिशा का पता चलेगा। देखिए, ये जो पवन है ऐसे करके घूम के इधर चले जा रहे हैं। जो हवाएं ऐसे आ रही हैं वो इस तरह से घूम के ऊपर चली जा रही हैं। और जो लाल लाइन आप देख रहे हैं ये ऐसे घूम के इस तरह जा रही है। कोई भी हवा राजस्थान के पैरेलल ही है। यदि आप देखेंगे, जहां राजस्थान है यहां पर इसके समानांतर ही हवाएं चल रही हैं। अब इन हवाओं को कहते हैं मानसूनी पवन। जो इन हवाओं को रोकेगा वहां पर ज्यादा वर्षा होगी। तो हिमालय क्या करता है, यहां पर दीवार खड़ी करता है। जो उस तरफ का एशिया है, ठीक है, उस तरफ के एशिया के ठंडे पवनों को हिमालय इधर नहीं आने देता है, दीवार की तरह रोक देता है उसे। ध्यान रखेंगे, उस तरफ का पवन उस तरफ रह गया, बादल वगैरह जो भी बने उस तरफ हैं। इस तरफ से क्या हो रहा है, जब मानसूनी पवनें ऐसे घूम कर जा रही है, देखिए इसकी दिशाओं को देखिए, ऐसे जा रही है और यहां से घूम जाती है, हिमालय में टकराती है, तो हिमालय इनको रोकता है। और फिर क्या होता है, 6 महीने पवन हिमालय की तरफ जाती है, यानी समुद्र से, ये रहा समुद्र, ये भी समुद्र है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे नहीं आती है, आती है इधर से और आगे से घूम जाती है। इसकी ये दिशा है। तो 6 महीने सागर से हिमालय यानी स्थल की ओर जाती है पवनें, और फिर टकराने के बाद 6 महीने तक क्या होती है, वापस आती है। तो जिस 6 महीने में जाती है उसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, और जिस 6 महीने में लौट के आती है उसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ध्यान रखिएगा, 70% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून ही करवाता है। एक बार सभी अभ्यर्थी लाइव मोड में आ जाए। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये दक्षिणी तट है, ये पश्चिमी तट है, बीच से निकलता है ऐसे। तो ये जो वर्षा जा रही है, ये जो हवाएं जा रही हैं, ये 70% वर्षा करवाती है। शेष 30% में बहुत कुछ है, उत्तर पूर्वी मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है, या जो मैं कह सकता हूं कि स्थानीय वर्षा है, उस टाइप की वर्षा है। तो आपसे परीक्षा में कभी पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक किस टाइप की वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम वाले से, पर्वत के टकराने से, हिमालय के रोकने से। तो सबसे अधिक पर्वतीय वर्षा होती है। यहां तक किसी को डॉट है, किसी अभ्यर्थी को डॉट है? नहीं है। अब आप राजस्थान को देखिए, जो राजस्थान का इलाका है, यहां हवाएं कैसी जा रही हैं उसको देखिए, ऐसे जाकर कश्मीर की तरफ मुड़ के निकल जाती है। तो राजस्थान के समांतर हवाओं के निकलने के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होता है, इसलिए वो मरुस्थल हो गया। तो कोई भी जगह यदि मरुस्थल है, या कोई भी यदि हॉट स्पॉट है वर्षा का, तो इसमें एक ही कारक है। हॉट स्पॉट होने का सीधा मतलब है कि हवाओं को रोकने की क्षमता रखता है वो जगह, और मरुस्थल होने का मतलब है कि वहां से पैरेलल निकल जाता है, टकराता ही नहीं है। तो यही कारण है
कि जब हिमालय की इस रेंज में, इस लाइन को आप देखिए, जब इस रेंज में ये हवाएं जाके टकराती हैं, इस तरह से रुक रुक जाती हैं, तो वापस जब होती हैं तो हिमालय के नीचे के क्षेत्रों में काफी वर्षा होती है। अब देखिए, जैसे आपने मासीनराम पढ़ा, तो मासीनराम उसी एरिया में है। देखिए मासीनराम में कैसे हो रहा है, ऐसे हवाएं जा रही हैं और यहां से घूमकर टकराते हुए चक्र लगा के आ रही हैं बाहर, उस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी। नीचे आते आते नेपाल और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में काफी वर्षा होगी। लेकिन ज्यो ज्यो हम फिर नीचे आएंगे तो हवाओं का प्रभाव घटता जाएगा, तो वर्षा कम होगी। लेकिन जब ठंड के समय में, शीत ऋतु में, यही हवाएं टकराकर दक्षिण भारत की ओर जाती है, तो क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए क्या करती है, ह्यूमिडिटी लाती है। तो जो आर्द्रता लाती है अपने साथ, ह्यूमिडिटी लाती है, वो इस जगह तक आते आते क्या होता है, पिघल जाता है। जो बूंद है वर्षा का, ऊपर से तो ला रही है, लेकिन जहां गर्मी बढ़ जाएगी वहां गिर जाएगा, तो तमिलनाडु में वर्षा करवाता है। तो इसलिए जाड़े के दिनों में देखिएगा तमिलनाडु के साइड में वर्षा होती है, और गर्मी के ठीक बाद नेपाल के क्षेत्रों में, हिमालय के क्षेत्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, ये इस पट्टी में वर्षा होती है जो हिमालय के पास है। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें आईटीसीजेड और एलिनो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। कुछ बातें लिख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे आगे। इतना तो याद रहेगा कि कर्क रेखा से नीचे क्या है, उष्ण कटिबंध है, और कर्क रेखा से ऊपर क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। यानी पूरे भारत में यदि आप देखेंगे तो पूरे भारत में एक तरह से ज्यादा क्या है, ज्यादा उष्ण कटिबंध है। आधा तो पूरा उष्ण है, और इधर दोनों मिला हुआ है, उष्ण प्लस शीत, तो 75% क्या है, उष्ण है। इसको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जलवायु, जलवायु एक दीर्घ आवधिक घटना है। दीर्घ आवधिक मतलब लॉन्ग टाइम। जलवायु एक दीर्घ आवधिक घटना है। इसे अक्षांश, इसे अक्षांश, ऊंचाई, हाइट, इसे अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, और और हिमालय पर्वत प्रभावित करते हैं। हिमालय पर्वत प्रभावित करते हैं। हिमालय पर्वत प्रभावित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे, तो ये पहाड़ रोकने का काम करता है। तो जैसे हवाओं को रोकता है, तो जो जो 6 महीने हवाएं इधर जाती हैं, वो टकराकर फिर से सागर की ओर आती हैं। तो शुरू के 6 महीने में इस एरिया में वर्षा होती है, अब बाद के शीत ऋतु में इस एरिया में वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, ह्यूमस उठा के लाता है, ये ह्यूमिडिटी उठा के लाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट लिख दीजिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, अब आप में से कोई जवाब देंगे, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां उष्ण कटिबंध भी है और शीतोष्ण कटिबंध भी है, दोनों है उस राज्य में। पूछा गया प्रश्न है, कौन बता सकते हैं, लिख दीजिए नोट में। देखिए सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है, पूछेगा यह क्वेश्चन। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है
राज्य है जहां उष्णकटिबंधीय सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों स्थितियां देखी जाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। और एक बात बहुत क्लियर हो चुका है कि कर्क रेखा के नीचे उष्ण और कर्क के ऊपर शीतोष्ण, मौसम से भी आप पता कर सकते हैं कि जहां गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुएं आती हैं वह शीतोष्ण में चला गया। और इसके नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ सालों भर ज्यादा गर्मी ही पड़ती है। और यही कारण है कि दक्षिण भारतीय लोग क्या होते हैं, ज्यादा काले होते हैं। आपने गौर से देखा होगा तो आप देखेंगे दक्षिण भारतीय लोग क्या होते हैं, उत्तर भारतीयों की तुलना में अधिक काले लोग हैं। इसका कारण ही वहां की जलवायु है। सिक्किम को भी ध्यान रख लीजिए। अब मानसून की हम बात करेंगे। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पहले पूछ लेता हूं, यदि हिमालय ना होता तो क्या होता, तब क्या होता? कौन बता सकते हैं? हिमालय नहीं होता तो दो चीजें होती। वेरी गुड। ठीक है, हिमालय नहीं होती तो एक चीज तो ये होता कि ये जो हवा है वो आर पार हो जाती, रुकती ही नहीं। तो भारत एक मरुस्थल हो सकता था। और ऊपर से जो पूर्वी और उत्तरी साइड एशिया से हवाएं आती, उन शीत हवाओं के कारण यह शीत मरुस्थल बन के रह जाता, लद्दाख जैसा हो जाता। और एक फिर यहां पर इतनी जनसंख्या की बसावट नहीं होती, इतनी विविधता नहीं होती। तो हिमालय भारतीय विविधता को लेकर जिम्मेदार है। आज भारत में जिस तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसमें हिमालय का और भौगोलिक संरचना का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मानसून एक अल्प अवधि घटना है। मानसून एक अल्प अवधि घटना है। मानसून एक अल्प अवधि घटना है एवं एवं इसका संबंध इसका संबंध परिवर्तनशील वायु प्रणाली से है। इसका संबंध परिवर्तनशील वायु प्रणाली से है। परिवर्तनशील वायु प्रणाली से है। ठीक है, मानसून भारत की प्राण वायु है। मानसून भारत की प्राण वायु है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मानसून शब्द अरबी भाषा के मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम शब्द से निकला है। मौसिम शब्द से निकला है। मौसिम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तित वायु की प्रणाली। जिसका अर्थ होता है परिवर्तित वायु की प्रणाली। परिवर्तित वायु की प्रणाली। ठीक है, यह हवा सतह से 20 किलोमीटर ऊपर तक चलती है। यह हवा सतह से 20 किलोमीटर ऊपर तक चलती है। चलती है और
मानसून की खोज हिप्पेलस नामक नाविक ने की थी? इसकी खोज हिप्पेलस नामक नाविक ने की थी। हिप्पेलस नामक नाविक ने की थी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कई बार कि मानसून का प्रभाव उत्तर भारत में ज्यादा है, यानी कर्क रेखा के ऊपर ज्यादा है, या दक्षिण भारत में ज्यादा है, कर्क रेखा के नीचे ज्यादा है? तो ध्यान रखिएगा, मानसून का प्रभाव उत्तर भारत में ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले यहां आप डेट देखेंगे, 5 जून, 10 जून, 15 जून, अलग अलग डेट में जो हवाएं चल रही हैं। जब जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर मानसून आता है, ध्यान रखिएगा इसको, तो जब ये इस तरह से हवाएं मुड़ती हुई बंगाल की खाड़ी को टच करते हिमालय में जाके टकराती है, राउंड शेप में इस तरह से, तो हिमालय में टकराने के बाद रुक जाती है, और सबसे पहले जब रिफ्लेक्शन होता है तो हिमालय के तटवर्ती क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा करवाती है। यही कारण है कि उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को भारत का हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्यों? जब यहां से हवा चलती है तो सबसे पहले पश्चिमी घाट के पर्वत इसको रोक देते हैं, तो जो पहाड़ उसको रोकेगा वहां वर्षा काफी अधिक होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर लास्ट में जाके हिमालय इसको रोक देता है, तो उस एरिया में जाके काफी वर्षा हो जाती है। लेकिन जब यह लौटती है 6 महीने के बाद, स्थल से सागर की ओर लौटती है, यानी हिमालय से समुद्र की ओर लौटती है, तो फिर यह क्या होती है, घूमकर ऐसे बंगाल की खाड़ी होते हुए लौटती है। इस खाड़ी में जो थोड़ी बहुत उसको आर्द्रता मिल जाती है, वही आर्द्रता लेकर चलती है और तमिलनाडु नाडु आते आते बरस जाती है। तो दक्षिण भारत में अभी तो कम वर्षा होती है, लेकिन उत्तर भारत में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि हर साल नेपाल के इलाकों में जो भी भारत के राज्य पड़ते हैं, वो बाढ़ के प्रलय को झेलते हैं। उसका यही कारण है, बाढ़ का एकदम चरम रूप पकड़ लेना, उसका एकमात्र कारण है मानसून है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में मानसून की अवधि कम पाई जाती है। मानसून की अवधि कम पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा मेघालय के मासिन राम में होती है, या सोहरा में होती है, या चेरापूंजी में होती है। तीनों एक लिख सकते हैं। सबसे अधिक मानसूनी वर्षा मेघालय के सोहरा या मासिन राम या चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी में होती है। ठीक है। कोई बताएंगे बिहार में कहां पर होती है सबसे अधिक मानसूनी वर्षा? किस जिले में होती है? कहां पर होती है, कोई बता रहे हैं सर? वेरी गुड, किशनगंज। लिख दीजिए, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। किशनगंज में होती है। ठीक है। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ मानसून में, प्रकार में चलेंगे। दो ही प्रकार हैं। एक तो दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम क्यों है? तो ये रहा दक्षिण, ये रहा पश्चिम, बीच से निकलता है। एक है उत्तर पूर्वी। क्यों है उत्तर पूर्वी? तो ये है उत्तर, ये है पूरब, हिमालय से टकरा के वापस आता है। दो ही स्थितियां हैं मानसून की। लिखिए, भारतीय मानसून दो प्रकार के हैं। भारतीय मानसून दो प्रकार के हैं। भारतीय मानसून दो प्रकार के हैं। पहला, फर्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून।
दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। हेडिंग बना दीजिए दक्षिण पश्चिम मानसून। तीन चार बातों को यहां जान लीजिए जो काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए नीचे में केरल आपको मिलेगा यहां पर। तो जून के फर्स्ट वीक में यह केरल में दिखाई पड़ता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है, पश्चिमी घाट से टकराता है, तो पश्चिमी घाट में काफी वर्षा करवाता है। फिर आगे बढ़ता है, राजस्थान को छोड़ देता है क्योंकि पैरेलल निकल जाता है वहां से, तो राजस्थान इसको रोक ही नहीं पाता है, वहां पर वर्षा नहीं करवाता है। यह जाता है यहां से हिमालय में टकराने के लिए, और देखिएगा जब टकराता है तो उन क्षेत्रों में काफी वर्षा करवाता है। इसमें लिख दीजिए पहला पॉइंट दक्षिण पश्चिम में, जून के प्रथम सप्ताह में केरल और अंडमान निकोबार, चूंकि इस साइड से भी जा रहा है, इसको भी आप देखिए एक बार, यहां से घूम कर देखेंगे अंडमान को टच करते हुए निकल रहा है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल और अंडमान निकोबार के तटों पर वर्षा की पहली फुहार के रूप में आता है। वर्षा की पहली फुहार के रूप में आता है। वर्षा की पहली फुहार के रूप में आता है, ठीक है, फुहार के रूप में आता है। जून से नवंबर तक भारत इससे प्रभावित रहता है। जून से नवंबर तक भारत इससे प्रभावित रहता है। भारत इससे प्रभावित रहता है। प्रभावित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के पश्चिमी घाट पर इससे अधिक वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी घाट पर इससे अधिक वर्षा होती है। इससे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखिए, मानसून की पहली फुहार को बर्स्ट ऑफ मानसून भी कहते हैं। मानसून की पहली फुहार को बर्स्ट ऑफ मानसून भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मानसून का फटना। बर्स्ट ऑफ मानसून भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दक्षिण पश्चिम में ही लिखना है। देखिए मानसून उस क्षेत्र में अधिक होगी जो पवन के अभिमुख होता है। मानसून उस क्षेत्र में अधिक होगी जो पवन के अभिमुख होता है। पवन के अभिमुख होता है। जैसे पूना, पूना, मुंबई, मंगलोर और चीन। पूना, मुंबई, मंगलोर और चीन। ठीक है। अब हेडिंग बनाकर लिखिए उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून।
ठीक है, अब इसके बारे में आप जान चुके हैं। यह कब होगा? यह शीतकाल में होगा। जब इधर बारिश समाप्त हो जाएगा, जब हवाएं लौट रही होंगी, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से गुजरते हुए जब तमिलनाडु जाएगी, तो यहां वह बारिश करवाएगी। और इसीलिए तमिलनाडु में देखेंगे शीतकाल में वर्षा होती है। इसका यही कारण है कि लौट कर जाने वाली पवनों से वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऐसा कोई पवन नहीं है जो पूर्वी तट पर बारिश करवा सके शुरू में, क्योंकि यहां से पैरेलल निकल जाती है, कोई रोक ही नहीं पाता है उसे। यहां पर लिख दीजिए पहला पॉइंट, यह मानसून का दूसरा प्रकार है। यह मानसून का दूसरा प्रकार है जिससे दक्षिण भारत में वर्षा होती है। यह मानसून का दूसरा प्रकार है जिससे दक्षिण भारत में वर्षा होती है। दक्षिण भारत में वर्षा होती है। यह मानसून का दूसरा प्रकार है जिससे दक्षिण भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु की अधिकांश वर्षा इसी मानसून से होती है। ठीक है, अब एक तथ्य को हमें इस कड़ी में संज्ञान में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? तो मानसून के पूर्व की जो वर्षा है वह क्या क्या है? एक वर्षा है जिसको बोलते हैं आम्र वर्षा, इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो शावर। आम्र वर्षा, ध्यान रखेंगे इसको। ये मानसून के पूर्व की वर्षा है। ये सब स्थानीय कारकों से होती है। एक है नॉर्वेस्टर और एक है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, ध्यान रखेंगे। यह जो तीन प्रकार की वर्षा है, यह तीनों प्रकार की वर्षा मानसून के पूर्व की वर्षा है और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सबके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए, उल्लेखनीय है कि मानसून के पूर्व कई प्रकार की वर्षा होती है। उल्लेखनीय है कि मानसून के पूर्व कई प्रकार की वर्षा होती है। कई प्रकार की वर्षा होती है, जैसे तीनों का नाम लिख देंगे। मैंगो शावर, नॉर्वेस्टर और चेरी ब्लॉसम। कई प्रकार की वर्षा होती है। तीन का नाम लिख देंगे। हम आगे चलेंगे। पहला था मैंगो शावर, दूसरा है नॉर्वेस्टर और तीसरा है चेरी ब्लॉसम। तीन प्रकार की वर्षा होती है। अब पहला को हेडिंग बनाइए, मैंगो शावर, आम्र वर्षा हिंदी में, आम्र वर्षा। इसमें एक लाइन लिख दीजिए, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में होता है। केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में होता है। केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में होता है। दूसरा, चेरी ब्लॉसम, तीर का चिन्ह। आम्र वर्षा है तो जाहिर सी बात है कि किसके लिए महत्वपूर्ण है? मैंगो के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा, नाम ही है आम्र वर्षा, तो अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला, चेरी ब्लॉसम, तीर का चिन्ह।
केरल और कर्नाटक में होता है और कॉफी की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, केरल और कर्नाटक में होता है और कॉफी की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। कॉफी की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक प्रश्न का जवाब देंगे आप सभी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? कहां मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल? तुक्का लगा कि कोई देखिए किसी का सही हो जाए। मेघालय। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, इसको याद रखेंगे, खासी की पहाड़ी में मनाते हैं। नोट में लिख दीजिए इसको, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। लिखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में खासी की पहाड़ी में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में खासी की पहाड़ी में मनाया जाता है। खासी की पहाड़ी में मनाया जाता है। तीसरा लिखिए, नॉर्वेस्टर काल बैसाखी हिंदी में कहते हैं। नॉर्वेस्टर काल बैसाखी। काल बैसाखी तो पश्चिम बंगाल और असम में होता है। लिख दीजिए, पश्चिम बंगाल और असम में होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब एक जो वर्षा है उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। इसको समझ लीजिए। इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। इसका एक नाम और भी है, जैसे इसको मावट कहते हैं राजस्थान में। ध्यान रखेंगे। इसके विषय में पहले जान लेते हैं। एक थ्योरी है जेट स्ट्रीम थ्योरी, जिसमें 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर तेज रफ्तार के पवनों का चलना जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो भूमध्य सागर से पूरब की ओर, यानी यदि नक्शा में देखें तो कुछ इधर की तरफ, जहां राजस्थान है इधर की तरफ, भूमध्य सागर से पूरब की तरफ हवाएं चलती है। ध्यान रखिएगा। और इसके कारण क्या होता है, जाड़े के दिनों में ये जो उत्तर भारत का एरिया है, हिमालय के नीचे का जो खंड है, इस एरिया में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। आप देखेंगे जाड़े के दिनों में एक ऐसा समय आता है जब, यदि वर्षा हो जाए, जब वर्षा हो जाए तो लोग कहते हैं कि जाड़ा फट गया, अब चला गया, अब इसके बाद ठंड नहीं लगेगा। तो एक मिथिलांचल में एक गन्ना है, बीसी तीसी मकर पचीसी कहते हैं। क्या मतलब है इसका, कोई बता सकता है आप में से? बीसी तीसी मकर पचीसी का क्या संबंध है जाड़े से? कोई भी? तो अग्रहायण का मास होता है, उसमें 20 दिन ठंडा लगता है नियमतः। पौष में पूरे 1 महीना ठंडा लगता है। प्रेमचंद्र ने पूस की रात लिखी है, कभी पढ़ के देखिएगा कितना ठंडा लगता है उसमें। और फिर जो माघ का महीना होता है, वहां 25 दिन ठंडा लगता है। और देखेंगे कि एक बार शुरू में बारिश होती है, शुरू वाली जो बारिश होती है वो ठंडा लाती है, और जो अंत में बारिश होती है वो बारिश ठंड को लेकर चली जाती है। यदि अंत में बारिश हो जाए तो बहुत जल्दी ही क्या होता है, धूप खिल जाती है। और आप देखेंगे उसके बाद मकर संक्रांति के समय सूर्य चरम पर होता है। वहां से लोग मानते हैं कि अब गर्मी की शुरुआत होने लगी है। ध्यान रखिएगा इसका। तो मावट वही है। इसको लिखिए, हेडिंग बना दीजिए, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। लिखिए, इसे राजस्थान में मावट की संज्ञा दी जाती है। इसे राजस्थान में मावट की संज्ञा दी जाती है।
राजस्थान में मावठ की संज्ञा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। यह जेट स्ट्रीम के प्रभाव में, यह जेट स्ट्रीम के प्रभाव में, जेट स्ट्रीम के प्रभाव में भूमध्य सागर से पूरब की ओर बहती है। भूमध्य सागर से पूरब की ओर बहती है, पूरब की ओर बहती है। इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालय मतलब इस तरफ का हिमालय, इसके कारण उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चार प्रकार हो गया। एक हो गया कौन सा, मैंगो सावर। एक हो गया नॉर्वेस्टर। अगला है चेरी ब्लॉसम। उसके बाद एक आपने पढ़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक होता है चक्रवातीय वर्षा। लेकिन भारत में सबसे अधिक वर्षा किस टाइप की होती है, कौन बताएंगे? अभी बताए भी हैं, पर्वतीय वर्षा। नहीं भूल रहे हैं इसको, पर्वतीय वर्षा याद रखिएगा। है तो मानसूनी ही, लेकिन पर्वतीय के नाम से ऑप्शन देगा, क्योंकि आप देखेंगे ये जो जा रही है हवाएं, ये पर्वत से टकरा कर ही वर्षा करवाती है, जिसका रोल मुख्य भूमिका में हिमालय है, वहां पर मुख्य रोल में। तो पर्वतीय वर्षा को याद रखिएगा। ऑप्शन दे देगा पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ, एक और दे देगा चेरी ब्लॉसम, कुछ ऐसा ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो पर्वतीय वर्षा सही उत्तर होगा। हम सेट भी बनाएंगे इसके रिगार्डिंग, वहां भी ये क्वेश्चन आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अगला हेडिंग बना के लिख दीजिए, चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा लिखिए। यह चक्रवात से उत्पन्न होती है, यह चक्रवात से उत्पन्न होती है और ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर होती है। यह चक्रवात से उत्पन्न होती है और ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर होती है। होती है। ठीक है। कभी यदि आपसे पूछ दे कि प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक ग्रस्त राज्य, ठीक है, कौन सा है, तो वह राज्य उड़ीसा ही होगा। एकदम ऐसे स्पॉट पर है जो कभी भी चक्रवात का शिकार हो जाता है। और आए दिन आप अखबार में देखेंगे, उड़ीसा में समुद्री तूफानों के कारण, चक्रवातों के कारण ऐसी स्थिति बन जाती है कि अचानक ही बाढ़ जैसी स्थिति वहां बन जाती है, इतनी वर्षा होती है। तट पर है। लिख दीजिए, सदैव ध्यान रखें कि प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित राज्य उड़ीसा है। सदैव ध्यान रखें कि प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित राज्य उड़ीसा है। प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा है। यदि हम वैश्विक स्तर की बात करें, कोई बता सकते हैं आप में कि सबसे अधिक चक्रवात कहां पर आता है? दो ही जोन है, अटलांटिक और पैसिफिक जोन है। यानी अटलांटिक का सागर और प्रशांत के सागर में सबसे अधिक चक्रवात आता है पूरी दुनिया में। इसको भी ध्यान रखिएगा, लिख ही दीजिए। देखिए, वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक चक्रवात, वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक चक्रवात, सबसे अधिक चक्रवात
अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक चक्रवात अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है। अब जब चक्रवात आता है तो इस चक्रवात के कई नाम भी हैं वर्ल्ड लेवल पर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय होते हैं। इसको भी लिखना चाहिए, इसमें ऐड कर दीजिए। ध्यान रखें कि चक्रवात के कई रूप हैं, ऐड कर दीजिए। ध्यान रखें कि चक्रवात के कई रूप हैं, चक्रवात के कई रूप हैं, कई रूप हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में क्या कहते हैं चक्रवात को? दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में क्या कहते हैं चक्रवात को? टाइफून कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून, पूछता भी है मिलान करने के लिए, टाइफून। उसके नीचे लिखिए उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में हेरिकेन। हेरिकेन। उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत के क्षेत्र में हेरिकेन। हेरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ऑस्ट्रेलिया में विली विली इत्यादि। ऑस्ट्रेलिया में विली विली, विली विली, दो बार लिख दीजिए विली विली। अलग अलग नाम है क्षेत्रीयता के हिसाब से। आगे चलेंगे, थोड़ा और समय देंगे तो चैप्टर खत्म ही कर देंगे। आज कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। फिर मैंने कहा भी है कि अब जो ज्योग्राफी में चैप्टर्स हैं वो वन डे चैप्टर्स हैं। 1-1.5 घंटा परिश्रम किया जाए तो एक चैप्टर पर पूरी मास्टरी हो जाएगी। अब हम आगे चलेंगे, चर्चा करेंगे हम जेट स्ट्रीम की। हेडिंग बना दीजिए जेट स्ट्रीम। ध्यान रखना है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। इसीलिए हवाई जहाज जो उड़ता है वो इससे एक मंडल ऊपर जाके उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है, कभी नहीं भूलेंगे। क्षोभ मंडल में क्या होता है? पश्चिम से पूरब 8 से 12 किलोमीटर के हाइट पर यह चलता है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और यह वही है लो प्रेशर हाई प्रेशर जो इंटरट्रॉपिक जोन के बनने के कारण चलता है, और यही मानसून का मुख्य कारक है। और एक और फैक्टर है इसका एल नीनो, जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। जलधाराओं में इतनी ताकत होती है। छोटू जी का हाथ खड़ा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो लाइव आ जाइए सामने एक बार। तो माइक पास लेके हाँ कहा जाए। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण लगा हुआ है। हाँ उत्तराखंड ही होगा। हाँ वही हो गया, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, उत्तराखंड ही होगा। भारत में जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, 75% एरिया। बिहार का अधिकांश भाग भी होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु, क्योंकि उष्ण ज्यादा है शीत कम है। ठीक है, आगे चलते हैं, मुख्य बातों में आते हैं। सबसे पहले हम जेट स्ट्रीम को समझेंगे। एक बार तो बता भी दिया है अभी कि 8 से 12 किलोमीटर के हाइट पर जो पश्चिम से पूर्व की तरफ हवाएं चलती है उस पवन को क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये लो प्रेशर हाई प्रेशर के कारण ऐसा बनता है। जहां भी उष्मा बढ़ जाएगी उस क्षेत्र की हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी,
उसका परिणाम होगा कि आसपास के क्षेत्रों की जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, उस हवा का स्थान घेरने के लिए दौड़ेगी, और इससे पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी हैं उनको ऐसा प्रतीत होगा कि तूफान चल रहा है या हवा चल रही है, ये महसूस होगा। इसको लिख दीजिए, जेट स्ट्रीम एक तेज गति से चलने वाला पवन है। जेट स्ट्रीम एक तेज गति से चलने वाला पवन है जो जो क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है। यह भारतीय मानसून के उत्पत्ति का कारक भी है। यह भारतीय मानसून के उत्पत्ति का कारक भी है। कारक भी है। इसके नीचे लिखिए, ITCZ। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोगों ने पछुआ हवा के बारे में सुना होगा, पछुआ पवन या पछुआ हवा। ध्यान रखिएगा, हवा की दिशाओं को बहुत टेक्निकल तरीके से नाम दिया गया है। कोई बताएंगे कि पछुआ हवा किधर चलती है? पूर्व से पश्चिम। ठीक है। ये बनता कैसे है इसको देखिए। इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन है, इसको हम लो प्रेशर जोन भी कहते हैं, अल्प दाब की पट्टी भी कहते हैं। ऊपर कुछ ऐसे आता है। ये तो भारत है, बहुत छोटा सा है विश्व के नक्शे पर। एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूं, गूगल में दिखा देता हूं, इससे आप अधिक क्लियरली इसको समझ पाएंगे। लाइन के चित्रण को देखिए किस तरीके का होता है, उससे क्लैरिटी बढ़ जाएगी। यदि ये तस्वीर आपको दिख पा रही हो, एक चीज बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये देखिए, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इससे बढ़िया और कहीं नहीं समझ सकते हैं। यहां पर लिखा है जुलाई ITCZ, ये जुलाई वाला है। और यहां पर लिखा है जनवरी ITCZ। जो लाल वाली पट्टी है, इस लाइन को फॉलो करें तो आप देखेंगे ये लाइन ऐसे करके जा रहा है, और ये हमारा भारत है। यहां पर ये देखिए, यहां से निकल रहा है ऊपर से। और जो नीचे का लाइन है, यह लाइन ऐसे करके जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, और भारत के नीचे से निकल जाता है हिंद महासागर से होकर। ध्यान से देखिए, इस दो पट्टी के बीच में क्या सब है? तो ये है श्रीलंका, बहुत छोटा सा है यहां पर। ये है पूरा भारतीय छोटा सा नक्शा, क्योंकि भारत विश्व में बहुत छोटा सा जगह लेता है, मात्र 2.5% जमीन हमें मिली है, तो उतना ही दिखेंगे। ये है भारत। अब आप देखिए, एक तो भारत से जाता है जो राजस्थान के आसपास नीचे से निकल जाता है,
और एक नीचे होकर जाता है। अब ये जो दो जोन है, यहां पर होता क्या है, उत्तर पूर्व से यानी इधर से, इस तरफ से तीर का चिन्ह देख लीजिए, इस तरफ से, और दक्षिण पश्चिम से यानी इस तरफ से व्यापारिक पवनें आकर टकराती हैं। क्यों टकराती हैं? क्योंकि ये जो एरिया है ये लो प्रेशर जोन है, यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई हैं, तो जो आसपास विश्व की हवाएं हैं वो दौड़ रही हैं यहां पर। यही मानसून का रूप है। यही मानसून का मेन कारक है। यदि इसको आप समझ गए तो मानसून एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ऊपर से भी हवा टकरा रही है, व्यापारिक पवनें, और नीचे से भी आकर टकरा रही है, यहीं पर टक्कर हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा है एल नीनो, वो भी मानसून का एक कारक है। तापमान ही गर्म कर देती है महासागरों का, 10 डिग्री बढ़ा देती है, जिससे हवाएं गर्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर लो प्रेशर जोन को भरने के लिए हवाएं दौड़ रही हैं, वरना हवाएं वैसे कभी नहीं दौड़ती है। क्या सभी लोग समझ गए कि नहीं? ये कैसे आता है? अब दुनिया के मैप पर दिखा दिए हैं, ये वर्ल्ड का मैप है एक तरह से। लिख दीजिए कुछ बातें। ITCZ का पूरा नाम आपने लिख दिया है, लिखिए हिंदी में। इसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। इसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। यह निम्न वायु दाब की पट्टी है। निम्न वायु दाब की पट्टी है। पट्टी है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के टकराने से पछुआ हवा की उत्पत्ति होती है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं के टकराने से पछुआ हवा की उत्पत्ति होती है। पछुआ हवा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब कई फैक्टर हैं, मानसून की एक थ्योरी नहीं है, मानसून की 4-5 थ्योरीज है। उतने विस्तार में हम जाएंगे तो 5 दिन तक यही क्लास चलता रह जाएगा। इसीलिए शॉर्ट में समझ लीजिए कि एक तो मुख्य सिद्धांत जेट स्ट्रीम वाला ये सिद्धांत है, और एक दूसरा जो सिद्धांत है वो एल नीनो का सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, दोनों के अपने महत्व हैं। एक और पॉइंट लिख दीजिए, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक अल नीनो है। सबसे महत्वपूर्ण कारक अल नीनो है। अल नीनो है जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके कारण मानसून अनियमित हो जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे समय से पहले चला आता है, कई बार लेट से आता है। इसके कारण मानसून अनियमित हो जाती है, जैसा कि 1987 में देखा गया था। जैसा कि सबसे पहले 1987 में देखा गया था। सबसे पहले को काट दीजिए, जैसा कि पहले 1987 में देखा गया था। सबसे पहले तो कई बार आया होगा।
आज से मानसून नहीं है। ठीक है, तो ये थी मुख्य बातें। अब लिखिए बूस्टर फैक्ट्स, इसके बाद हेडिंग बनाकर चैप्टर की ऐसी बातें जो कहीं न कहीं मुख्य धाराओं में जगह नहीं पाती, उसको हम यहां लिख देते हैं। एक भूवैज्ञानिक हुए कोपेन, एक भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोपेन, याद रखेंगे। कोपेन ने ज्योग्राफी में काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने जलवायु क्षेत्रों के आधार पर पूरी दुनिया को 5 पार्ट्स में बांटा, और इनका सिद्धांत 1918 में आया था। नहीं भूलेंगे, इसको पूछा जाता है। जलवायु वर्गीकरण के आधार पर यदि हम देखेंगे तो कोपेन ने वैश्विक समस्त क्षेत्रों को 5 पार्ट्स में बांटा। कहा कि दुनिया में 5 तरह के जलवायु क्षेत्र हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपका भारत का ही है। भारत में कुछ ही हिस्सा शीत है, ज्यादातर उष्ण है। तो पहला तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, जिसमें मुख्यतः उष्ण क्षेत्र ज्यादा है। एक जलवायु का क्षेत्र ऐसा भी है जिसको शुष्क क्षेत्र कहते हैं, सूखा क्षेत्र कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक जलवायु का क्षेत्र हो सकता है, मैं यहां लिख देता हूं, एक तो उष्ण कटिबंधीय, समझ जाएंगे आप लोग। दूसरा है शुष्क। तीसरा की बात करते हैं। तीसरे टाइप के बारे में जो इन्होंने चर्चा किया, उसका नाम दिया गर्म शीतोष्ण, प्रकृति के आधार पर। गर्म शीतोष्ण मतलब गर्म तो है लेकिन शीत है, यानी पहले गर्मी है बाद में शीत है। मौसम किस प्रकार बदल रहा है उसके हिसाब से नाम दिया है गर्म शीतोष्ण। ठीक है, एक टाइप और है जिसका नाम है शीत, जहां खूब बर्फ गिरता है, शीत जलवायु। जैसे आप देखेंगे बर्फीले देशों में, जहां पश्चिमी देशों में जहां बर्फ गिरते हैं, वह शीत जलवायु के प्रदेश हैं। वहां पर जैसे इंग्लैंड को देखिए, इंग्लैंड से क्या सीखने को मिलता है छोटू जी, इंग्लैंड से क्या सीखने को मिलता है, जल्दी बताइए कोई भी। एक है महाद्वीपीय जलवायु, तो एक कंटिनेंट बेस पर आधारित होता है, महाद्वीपीय जलवायु। इंग्लैंड से क्या सब सीखने को मिलता है, कौन बताएंगे, इतना इतिहास पढ़ाए हैं, कोई तो बताए जो 2-4 बातें हम इंग्लैंड से सीख सकते हैं, कोई भी। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, बहुत अच्छा है, ग्लोबल लैंग्वेज है। शासन पद्धति में क्या सीख सकते हैं, इंग्लैंड ने भारत को क्या सब और सिखाया है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये सिखाई है, क्या करना सिखाया है, क्रिकेट खेलना सिखाया है। शासन में क्या सब सिखाया है, ये तो मनोरंजन में आपने कह दिया, वोट डालो, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको कुछ चीजें आज बता देता हूं जो शायद आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी, बाकी तो सबको पता ही है, पूरा इतिहास पढ़ा हुआ है। सबसे पहले इंग्लैंड की चर्चा मैं इसलिए भी करता हूं, शीत से इंग्लैंड याद आ गया है। एक बार हम इंग्लैंड के मैप को आपको दिखाते हैं, इंग्लैंड का नक्शा कभी देखिएगा, हटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा ये। इंग्लैंड का जो मैप है, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो सब तरफ पानी से घिरा हुआ है, द्वीप है एक तरह का, यही मान के चलिए। तो जो अंग्रेज थे, जब विश्व यात्रा पर निकले, उसके पहले काफी गरीब हुआ करते थे, और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना अंग्रेजों के लिए चुनौती हुआ करती थी। यह उस दौर की बात है जिस दौर में भले ही भारत में मुगल शासन था या कोई और इस्लामिक शासन था, लेकिन भारत परदेशियों के आक्रमण के बाद भी अच्छी स्थिति में था। कम से कम इंग्लैंड से तो 100 गुना अधिक अच्छी स्थिति में था भारत। इंग्लैंड के पास सबसे अधिक चुनौती क्या थी कि समुद्र उसके पास निकलने का रास्ता था। जो द्वीप होता है उसके चारों ओर पानी होता है। अब समुद्र में निकले तो ऐसा था नहीं कि आजाद था। फ्रांस, डच, अलग अलग देश जो समुद्री, पुर्तगाल, पोर्टुगीज, जो समुद्र की यात्रा कर रहे थे, उस समय टसल चल रहा था कि जो समुद्र पर शासन करेगा वही दुनिया पर शासन करेगा।
क्योंकि उस समय में हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था और समुद्री जहाज के माध्यम से ही दुनिया में कहीं घूमा जा सकता था। अंग्रेज ठहरे स्वभाव से व्यापारी, ये ऐसे ही चले थे घर से। सबसे पहले समुद्री लड़ाकों को हराया, अपने आसपास के देशवासियों को हराया, उसके योद्धाओं को परास्त किया। और परास्त करने के बाद जब ये विश्व के खोज में निकले, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज खोज ली जिसका नाम था एस्ट्रोनॉमी। उस क्षेत्र में इन्होंने क्या खोजा, तो अक्षांश इनके आसपास के देश वाले भी खोज चुके थे, लेकिन देशांतर की खोज किसी ने नहीं की थी उस लेवल पर। अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में इतना रिसर्च किया कि तारों से, जैसे ध्रुव तारा है, या आपने देखा होगा कोई और भी तारा है जो दिशा दिखा सकता है, सप्तर्षि है, देशांतर की कड़ी में कौन कौन से देश आ रहे हैं आगे पीछे। सबसे पहले लॉन्गिट्यूड पर पकड़ बनाया, लैटिट्यूड दुनिया में पहले से अच्छे पकड़ में था। तो इन्होंने जो नक्शा बनाया पहली बार दुनिया में, वो लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड के बेस पर था। लेकिन इसके आसपास के जो देश थे, पुर्तगाल, फ्रांस, डच वगैरह, उन्होंने केवल अक्षांश के बेस पर यात्रा करनी शुरू की, पीछे हो गए। अंग्रेज सबसे आगे निकल गए और यही कारण रहा कि दुनिया में सबसे अधिक देश तक पहुंच पाए। ऐसा हास्य में कहा जाता है, आलोचना के क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है भारत में, कि जिस समय भारत एस्ट्रोलॉजी में विश्वास कर रहा था, उस समय इंग्लैंड एस्ट्रोनॉमी में विश्वास कर रहा था। और एस्ट्रोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोनॉमी के युद्ध में एस्ट्रोलॉजी हार गया, क्योंकि भारत क्या देख रहा था कि भविष्य कैसे अच्छा करें, वो वर्तमान को अच्छा कर रहा था। उसने दुनिया को यह बताया कि हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी प्रभावशाली हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का कोई तत्काल प्रभाव नहीं है, भविष्य में क्षणिक प्रभाव है, सूक्ष्म प्रभाव है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमी है वो पूरी दुनिया के रास्ते को फतह करवा सकती है। और इसी के बाद जब ये भारत आए, कॉलोनियल डेवलप किया, तो उस समय में इन्होंने सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की, मैं समझता हूं कि आज भी दुनिया में उस ब्यूरोक्रेसी का कोई तोड़ नहीं है। भारत के नेताओं ने 1907 के चुनाव के बाद, जब से कांग्रेस चुनाव में भाग लेती रही, इतिहास की कॉपी उठा के देखिए, हमने लिखा भी है। शुरू में कांग्रेस में आप देखेंगे कि जो अधिवेशन हुए उसकी अध्यक्षता में अलग अलग प्रांतों और क्षेत्रों के नेताओं ने भाग लिया। लेकिन ज्यो ज्यो कांग्रेस आगे बढ़ती चली गई, ज्यो ज्यो आजादी के नजदीक आती गई, तो आप देखेंगे परिवारवाद कांग्रेस पर हावी हो गया और लोभ में आ गया। 190 साल अंग्रेजों से ट्यूशन पढ़ा और उस ट्यूशन को पढ़ने के बाद यह सीखा कि देश की जनता को लूटते कैसे हैं, इस विधा में एक्सपर्ट हो गए। और उसके बाद जब शासन संभाला तो वही पद्धति अपनाई, कुछ नहीं बदला, इंडियन पुलिस एक्ट को नहीं बदला, ठीक है, कई प्रकार के जो खतरनाक न्यायालयी कानून थे उसको नहीं बदला, और आज भी शासन की पद्धति का आधार वही है। तो एक शब्द में यदि अंतर कह सकते हैं तो वो अंतर है एस्ट्रोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोनॉमी। और इसके कारण, एस्ट्रोनॉमी के कारण अंग्रेज पूरी दुनिया पर राज कर गए और एस्ट्रोलॉजी के कारण भारत हार गया। एक शब्द में हम कह सकते हैं ये चीज, ठीक है। आपने इस पॉइंट पर कभी गौर किया होगा या नहीं, लेकिन देशांतर का जो योगदान है पूरी दुनिया को खोजने में और बदलने में, अंग्रेजों से बढ़िया इस विश्व में किसी ने नहीं किया। मैं आगे चलूंगा, कोपेन के बारे में लिख दीजिए। देखिए, कोपेन ने 1918 में सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण दिया। कोपेन ने 1918 में सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण दिया, जलवायु वर्गीकरण दिया दिया एवं एवं विश्व को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा। विश्व को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा। 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा, ठीक है। पहला, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। दूसरा, शुष्क जलवायु, दूसरा शुष्क जलवायु। तीसरा, गर्म शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण। चौथा, शीत जलवायु,
शीत जलवायु। और पांचवा महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है। एक क्वेश्चन जो बीपीएससी ने कई बार पूछा है कि कोपेन के अनुसार भारत किस प्रकृति के जलवायु फील्ड में है। एक शब्द में याद रखेंगे, CWG। CWG का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु। इसमें कोपेन ने इंडिया को रखा है शुष्क शीत ऋतु में, CWG में। लिख दीजिए। भारत को भारत को CWG CWG ब्रैकेट में शुष्क शीत ऋतु वाले क्षेत्र में रखा गया है। भारत को शुष्क CWG, इसको नहीं भूलना है, कई बार ऐसे ही पूछता है। ऑप्शन क्या रहेगा? जैसे BM BWSW रहेगा, CWG रहेगा, WG रहेगा। तो CWG को याद रखेंगे। भारत को CWG ब्रैकेट में शुष्क और शीत ऋतु वाले क्षेत्र में रखा गया है। हाँ, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, कोड है ये एक तरह का। ठीक है, कोड है। इसको हाँ, तो कोई बात नहीं, ए या जी का सेम अर्थ है वहां पर उस कोड में। तो 3 अक्षर का होना चाहिए, CWG, या CWA भी कर लीजिए, यदि ए रहता है तो ए भी कर लीजिए, ए का भी वही मतलब है। ठीक है। एक होता है इसमें BWSW, उसको भी देखेंगे आगे चलकर। पहले इसको लिख लीजिए। तो भारत के बारे में CWG को याद रखिएगा, यानी इसका मोटा मोटा अर्थ है शुष्क और शीत ऋतु। इसके बाद लिखिए, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे गंगा का मैदान और उत्तरी मध्य प्रदेश। गंगा का मैदान और उत्तरी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश BWSW है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश BWSW है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश ब्रैकेट में, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जैसे भारत के राजस्थान का क्षेत्र। ठीक है, भारत के राजस्थान का क्षेत्र, यह दुनिया में सबसे बड़ी पट्टी है जलवायु के हिसाब से, जिसका नाम है उष्ण मरुस्थलीय, जहां वर्षा होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे भारत में लिखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा लेह और जैसलमेर में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह और जैसलमेर में होती है। लेह लद्दाख वाला लेह, ध्यान रखेंगे। कोई बता सकते हैं कि उत्तर भारत में जाड़े के दिनों में वर्षा कहां होती है? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो तमिलनाडु में होती है। उत्तर में कहां पर होती है? उत्तर का वो जगह है पंजाब। लिख दीजिए। देखिए, उत्तर भारत में जाड़े के दिनों में पंजाब में वर्षा होती है। पंजाब में वर्षा होती है।
ठीक है, दो बातें और ऐड कर दीजिए आज की क्लास में। अगला पॉइंट लिखिए, भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है, 1141 सीएम। लास्ट पॉइंट, सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है, 1141 सेंटीमीटर। ठीक है, हाईएस्ट है, वर्ल्ड में हाईएस्ट है, ये विश्व का है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं पूरे विश्व में। इस प्रकार कुछ कंटेंट भेज देंगे इसमें। मुझे लगता है कि 8-10 बातें यहां और लिखाई जानी चाहिए थी, तो वो सेंड कर देंगे। आप लोग क्लास के बाद इसको लिख लेंगे इसी खंड में। और ज्योग्राफी के 3 खंड थे, सामान्य भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल और भारत का सामाजिक भूगोल। तो आज सामान्य भूगोल समाप्त हो गया है। इसके बाद जो खंड चलेगा वो होगा भारत का सामाजिक भूगोल, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और उसके बाद शुरू होगा भारत का आर्थिक भूगोल। छोटे छोटे खंड हैं, 2-2 4-4 चैप्टर हैं। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे, कॉपी का पार्ट चेंज कर देंगे, एक पेज छोड़ देंगे, क्योंकि नए पार्ट की शुरुआत होगी। और कुछ कंटेंट जो शेयर किए जाएंगे उसको लिख भी लेंगे। और अगले क्लास में इसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। साइंस में हम न्यूटन्स लॉ में हैं, उसको वहां से आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।